शंघाई ताउन तंजीम का अहम तरीन इजलास। पाकिस्तान मेज़बान रुकन ममालिक मेहमान खित्ते के मसाइल समेत अहम मामलात पर बातचीत होगी। इस अहम और तारीखी कॉन्फ्रेंस के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं CPEC प्रोजेक्ट के खैर से गाली सफ़ीर जनाब आमिर अली साहब। आप लाहौर चैम्बर के एग्जेक्टिव काउंसिल के रुकन भी हैं और पाक चीन जॉइंट चैम्बर के एग्जेक्टिव काउंसिल में भी शामिल हैं। बहुत शुक्रिया आमिर अली साहब, आज आपने अपना कीमती वक्त दिया और आज आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद भी हैं। सर, सबसे पहले तो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास और बाकायदा तौर पर इजलास कल से होने जा रहा है और आज की जो सारी सूरत हाल है इसके हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि आप CPEC के लिए भी काम करते हैं और उसके खैर सगाली के सफ़ीर भी हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बुनियादी सवाल से बात का आगाज़ करूँगा। बुनियादी सवाल वही है कि शंघाई ताउन तंजीम और कल बाकायदा इजलास कितना अहम देखते हैं इस इजलास को, और बिलखसूस पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से और पाकिस्तान की अहमियत के एतबार से कि दुनिया में पाकिस्तान को किस निगाह से देखा जाएगा, इस इजलास से पहले किस निगाह से देखा जाता रहा और इस इजलास के बाद किस निगाह से देखा जाएगा, और कितना अहम है ये इजलास। जी बहुत शुक्रिया, मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे SCO बोला जाता है और इसका नाम शंघाई से रखा गया। इसकी इब्तदाई ममालिक में 6 ममालिक शामिल थे, जिसमें 4 रशियन सेंट्रल रशियन स्टेट्स थी जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान एंड किर्गिज़स्तान, और उसके साथ फिर इसमें ऐड किया, इसके साथ चाइना और रशिया इसके को पार्टनर्स थे। वक्त के साथ साथ ये ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरे रीजन में फैल रही है और इसके प्रोस्पेक्टिव, इसकी डोमेन ज़्यादातर इकॉनमी के बारे में है। इकॉनमी के अलावा ये चाहते हैं कि हम किस तरीके से अपनी लोकल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकें, हम करेंसी स्वैपिंग पे कैसे काम कर सकें। तो ये सारा एरिया है जिस पे ये लोग काम कर रहे हैं। व्हाट आई बिलीव दैट दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप फॉर SCO टू बी इन पाकिस्तान। ये ऑर्गेनाइजेशन SCO जो है ये 2001 में इसका पहला इजलास हुआ था और पाकिस्तान शुरू में इसका एक परमानेंट मेंबर नहीं था। फिर उसके बाद हम ऑब्जर्वेटरी मेंबर के तौर पे आए, फिर हम परमानेंट मेंबर के तौर पे आए, फिर इसमें इंडिया आया, फिर इसमें ईरान आया। तो डेफिनेटली अब आप ये देखिए कि तमाम जो इम्पॉर्टेंट ममालिक हैं, और मैं फिगर वाइज आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया की GDP का ऑलमोस्ट 32 to 34% इसके परमानेंट मेंबर्स, जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास है। उन परमानेंट मेंबर्स के अलावा फिर इसमें ऑब्जर्वेटरी मेंबर्स हैं, जिसमें नेपाल है, अफ़गानिस्तान है, बेलारूस है, उनको भी ऑब्जर्वेटरी मेंबर के तौर पे इसमें रखा गया है। ये इसको फिर इसके आगे डायलॉग मेंबर्स हैं कि 15 और कंट्रीज़ हैं जिनके साथ डायलॉग चल रही हैं कि आप भी शंघाई काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी डोमेन इतनी बड़ी हो जाएगी, इसका एरिया इतना बड़ा हो जाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलमोस्ट दुनिया का 33 to 35% GDP कंट्रोल करती है, तो वो कितनी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। आपके इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होने जा रही है, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात ये है कि मौजूदा हालात में हम एक बड़ा अच्छा गुड इमेज पास कर रहे हैं पूरी दुनिया को, और वो गुड इमेज है कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी पीसफुल कंट्री, पाकिस्तान इज़ एन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंट्री है। और इसमें जो सदूर आ रहे हैं या नायब सदूर आ रहे हैं, वज़ीर आज़म आ रहे हैं, वो सिर्फ चाइना तो एक इसका पार्ट है। रशिया का डेलीगेशन आप देखें, रशिया का डेलीगेशन 75 मेंबर्स का डेलीगेशन है और 75 मेंबर्स में उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर के अलावा उनके ट्रेड मिनिस्टर्स हैं, और बहुत बड़ा एक डेलीगेशन है जो कि ट्रेड के हवाले से इसमें शामिल हो रहा है। तो कंसिडरिंग विद दिस ऑल, इंडिया के जयशंकर साहब पाकिस्तान आए हैं बड़े अरसे बाद। एक इंडियन कोई भी ऑफिशियल जो है उसका एक पाकिस्तान का विज़िट है, ऑल्दो वो इसे पाकिस्तान को ऑफिशियल विज़िट तो नहीं करार दे रहे, लेकिन एनीवे
लेकिन फिर भी आमिर साहब 10 साल का तवील अरसा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2015 में सुषमा स्वराज साहिबा आई थी और अब वो इस मौके पर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये है, और हमें अपने रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने की ज़रूरत है जी। SCO जो है इसका एक मोटिव ये भी है कि आप अपने रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करें, आप अपने लोगों की तरक्की के लिए काम करें, आप अपने लोगों को उनको दे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, जो इसके लिए प्रॉपर वर्ड यूज़ किया जाता है चाइना में कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीवन। तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबको मिलने की ज़रूरत है, पाकिस्तानियों को भी मिलने की ज़रूरत है, पूरे रीजन को मिलने की ज़रूरत है। चाइना ने तो दे हैव सेट इट बाय एग्जांपल कि उन्होंने पिछले 30 साल में अपनी 80% 85% जो बिलो पावर्टी लेवल थे वो उनको पावर्टी लेवल से ऊपर ले आए। अब चाइना में पावर्टी लेवल नहीं है, पावर्टी लेवल चाइना में 0 हो चुका है। सही। और उसकी वजह यही है कि उनकी कंसिस्टेंसी इन द पॉलिसी। अच्छा आमिर अली साहब, ये भी फरमाइएगा, आपने जिस तरह से अगराज़ो मकासद की भी बात की और बाकायदा तौर पर इस तंजीम की जिस तरह तंजीम साजी हुई और सारे मामलात चले और जिस तरीके से ममालिक इसमें आए, फिर मुबस्सिर हुए और फिर इसके परमानेंट मेंबर भी हो गए। सर, अमूमी तौर पर शंघाई ताउन तंजीम को बामुकाबला नेटो भी देखा जाता है। अगर आम सतह पे हम बात करें और अवामी सतह की हम बात करें तो वहाँ पर भी, और बल्कि इससे आगे की बात भी करें तो हम अपने तालीमी और उन इदारों में भी बात करें जहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग भी मौजूद होते हैं, तो वो इसका मुकाबला जो है नेटो से ही करते हुए दिखाई देते हैं। तो सर, मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि ये तंजीम जो है सिर्फ और सिर्फ ताकत का मंबा है, क्योंकि नेटो को ताकत के मंबे के तौर पे देखा जाता है, तो क्या किस तरीके से मुकाबला है, तवाज़ुन को बराबर करने में किस तरीके से इस तंजीम का किरदार है, और क्या सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रेटेजिक सोच की हामिल है या इसके साथ साथ इक्तिसादियात भी है, और फिर जिस तरह आपने कहा कि तजारत वगैरह के मामलात भी इसके साथ चलेंगे, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? जी, इसका SCO का जो है वो मैनिफेस्टो बड़ा क्लियर है इनका। नाटो इज़ अ नॉर्दर्न अटलांटिक टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसके SCO के भी आखिर में वर्ड ऑर्गेनाइजेशन आता है, तो इसमें एक मिसकंसेप्शन है कि जैसे ये एक बायपोलर सिस्टम बन रहा है और बायपोलर बनने से आप वर्ल्ड की चीज़ों को बैलेंस करते हैं स्ट्रेटेजिकली। मेरा इससे बिल्कुल मैं इत्तेफाक नहीं करता। जो टोटल मैनिफेस्टो है SCO का, वो है इकोनॉमी, ट्रेड, एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, टूरिज्म, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू दिस एरिया। इसमें किसी जगह पे भी किसी स्ट्रेटजिकल ब्लॉक या इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया कि जी अगर जैसे नाटो में तो है कि इफ एनी कंट्री इज बीइंग अटैक्ड इट विल बी कंसिडर्ड एज अ मैसिव अटैक टू ऑल नाटो कंट्रीज, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप देखिए, इंडिया के साथ चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट बिल्कुल मौजूद है और इंडिया SCO का परमानेंट मेंबर है। अगर इतनी बात होती तो इंडिया कभी भी SCO की मेंबरशिप ना लेता। सेम इज़ विथ नेपाल ऑल्सो। नेपाल के साथ इंडिया के रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं बॉर्डर को लेके, जो कि सामने आ रहे हैं, इंटरनेशनली पब्लिक में आ रहे हैं और डिबेटेबल भी हैं। पाकिस्तान और इंडिया का एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है। हम कश्मीर को हमेशा अपनी शारक कहते हैं, सर फहरिस्त रखते हैं, बट बिसाइड दैट ऑल economical cooperation, why this is important, to uplift the standard of a common person, कि जब तक आप एक शेयर्ड फ्यूचर ये है कि एक पूरा रीजन जब एक एरिया तरक्की करता है तो उसके साथ पूरे रीजन को तरक्की करनी चाहिए। सही। उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये आता है कि आपके मुल्क से दहशतगर्दी, वायलेंस और ये टेररिज्म, आप if you will engage these all people and the youngsters in some healthy activities, definitely these all elements of the terrorism will be abolished or disappeared. अच्छा आमिर अली साहब, जिस आपने भी टेररिज्म के हवाले से बात की, इक़्तिसादियात के हवाले से बात की, और इससे पहले आपने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि हम इसे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि साइड मीटिंग्स भी होनी है और भी बहुत सारे मामलात होने हैं। लेकिन अगर देखा जाए सिर्फ और सिर्फ इक़्तिसादियात की बात की जाए तो अभी आपने एक कॉन्फ्लिक्ट की बात की जो कि पाक और जो चाइना और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट की बात है, फिर इसी तरह आपने कश्मीर इशू के हवाले से बात की। तो कल की सूरत हाल की अगर बात करें तो
कमरे में जहाँ इंडिया और पाकिस्तान होंगे तो वहाँ टेबल पर हल्का फुल्का तनाव तो होगा, क्योंकि एक तरफ अगर मैं सिर्फ इक्तिसादी नुक्ते नज़र से बात कर रहा हूँ कि अगर इक्तिसादियात को ही लेकर चलना है तो फिर इंडिया तो है वो सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि वही इस पूरे एशिया को लेकर चले और एशियन टाइगर बन जाए। देखिए, रीजनल डोमिनेशन के लिए तो हर कंट्री अपने अपने मसल्स दिखाता है। अगर इंडिया मसल्स अपने दिखाता है तो हमें उससे मगलूब होने की ज़रूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू गेट डिप्रेस्ड फ्रॉम दीज एक्शंस। हमें, अगर हम इक्तिसादी तौर पे मजबूत हैं तो हम एक रीजनल पावर नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर बन सकते हैं। आपने बात की एशिया की पूरे की, तो मैं एक छोटे से कंट्री की एग्जांपल देता हूँ कि सिंगापुर की इकॉनमी शायद पाकिस्तान की इकॉनमी से 1.5 गुना बड़ी है और सिंगापुर की टोटल पॉपुलेशन इज़ ऑलमोस्ट लाइक 6 मिलियन पीपल ओनली। तो उसके बावजूद सिंगापुर देखिए कैसा फ्लोरिश कर रहा है, ग्रो कर रहा है। वो अपनी इकॉनमी के सर पे पूरी दुनिया में अपना एक नाम है, उसके पासपोर्ट को दुनिया के बेस्ट पासपोर्ट्स में कंसिडर किया जाता है। तो इकॉनमी जो है ये एक बेसिक फैक्टर है किसी भी नेशनलिटी का। और इंडिया अगर अपने जारहाना इक़दाम जिसे वो माजी में भी करता रहा है, हमें उससे मगलूब होने की ज़रूरत नहीं है। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि if we can really activate CPEC and also we can take an initiative from Belt and Road. And Belt and Road is it's a very vast project which will really uplift the economy of Pakistan. So what we need to focus is that we have to be very focused for our economy first. जिस मुल्क की इकोनॉमी नहीं है, जैसे आपने 1990 में रशिया को देखा तो उसके पास क्या एटॉमिक बॉम्ब्स नहीं थे, उसके पास फाइटर जेट्स नहीं थे, उसके पास टैंक्स नहीं थे। एक चीज़ नहीं थी उसके पास, वो थी इकोनॉमी। जब इकोनॉमी नहीं थी तो रशिया गॉट इन पीसेस। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी मुल्क के इकट्ठा रहने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि अगर वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। सही, बिल्कुल इकॉनमी पे मुकम्मल तौर पे तवज्जो देनी पड़ेगी। और जिस तरीके से आपने कहा कि इस इजलास से हमें भरपूर फ़ायदा भी हासिल करना चाहिए और इक्तिसादी, बिलखसूस इक्तिसादी मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाने की तरफ हमें सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब आमिर अली साहब, आप हमारे साथ रहे और इस अहम तरीन इजलास के मुतल्लिक़ आपने गुफ्तगू की और बहुत ही अहम नुकात को आपने वाज़ेह